ये कहानी है आर्थर कर्कलैंड नाम के लॉयर की, जो पिछले 12 साल से अपनी लॉ की प्रैक्टिस कर रहा है पर फिलहाल जेल में बंद है क्योंकि रिसेंटली उसने कोर्ट के अंदर जज फ्लेमिंग को थप्पड़ मारा था, जो कि क्लियरली कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट था। इसी टाइम पर जेल में राल्फ नाम के शख्स को लाया जाता है, जो कि रॉबरी केस में पकड़ा गया है। राल्फ एक मर्द है पर वो अपने आप को लड़की मानता है। वो अपने सर पर विग पहनता है और लड़कियों के अटायर में ही रहता है। आर्थर को उसके कुछ देर बाद ही जेल से छोड़ दिया जाता है और अगले दिन कोर्ट आने पर आर्थर को उसका पार्टनर और दोस्त जे समझाता है कि उसे फ्लेमिंग के साथ तमीज़ से रहना चाहिए। उसके थप्पड़ मारने के बाद से यहाँ बाकी वकीलों की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं और एथिक्स कमेटी ने रिसेंटली 2 वकीलों का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया है। आर्थर उसकी बातों को सुनता है पर वो अभी भी एडमेंट होता है कि उसका क्लाइंट जेफ बेकसूर है और वो उसे छुड़वा कर रहेगा। आर्थर आज कोर्ट के बाद जेफ से मिलने भी जाता है और उसे समझाता है कि वो बस उसे थोड़ा सा टाइम और दे दे, वो जल्दी उसे जेल से बाहर निकाल लेगा। आर्थर इसके बाद जाकर फ्लेमिंग से मिलकर अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है और जेफ के केस को रीओपन करवाने की बात करता है, पर फ्लेमिंग उसकी बात नहीं सुनता है और उसे धमकी देता है कि अगर वो उसे ज़्यादा परेशान करेगा तो वो उसे दोबारा से जेल में डलवा देगा। अब वीकेंड आने पर आर्थर हर बार की तरह अपने ग्रैंडफादर सैम से मिलने नर्सिंग होम में जाता है, जहां हमें मालूम चलता है कि अपने मॉम डैड से अलग होने के बाद वो अपने ग्रैंडफादर सैम के साथ ही रहता था और उसकी परवरिश उन्होंने ही करी थी। यहाँ तक कि उन्होंने ही उसे लॉयर बनने के लिए मोटिवेट किया था। आर्थर सैम के साथ टाइम बिताता है और इसके बाद कोर्ट आने पर उसे एथिक्स कमेटी के सामने प्रेजेंट होना पड़ता है क्योंकि उसके ऊपर कुछ एलिगेशंस हैं और कमेटी के मेंबर्स आर्थर से उसके क्लाइंट्स और काम के बारे में पूछताछ करते हैं। आर्थर पहले तो उन्हें करप्शन से रिलेटेड जवाब देता है, पर वो लोग घुमा फिरा कर एक ही सवाल को बार बार पूछ रहे होते हैं, जिससे उसका सवालों में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और वो आगे कोई भी जवाब ना देकर वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। उसको बाहर जाते देख कमेटी की एक मेंबर गेल उसके पीछे जाकर उससे बात करती है और उससे कहती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम यूँ इस तरह उठकर बाहर कैसे आ सकते हो। आर्थर की इस बात पर गेल से काफ़ी बहस होती है और गेल के शांत होने पर वो सब कुछ छोड़कर गेल से शाम को डेट पर चलने के लिए पूछता है, जिस पर गेल पहले तो मना करती है पर जाते जाते उसे हाँ बोल देती है। अब शाम को डेट के बाद घर आने पर गेल उससे पूछती है उसने फ्लेमिंग को थप्पड़ क्यों मारा था। तब आर्थर उसे पूरी कहानी बताता है। वो कहता है कि उसके क्लाइंट जेफ मैकाले को उसकी कार की हेडलाइट खराब होने पर रोका गया था और फिर उसे किसी सेम नाम के क्रिमिनल की मिसअंडरस्टैंडिंग पर जेल में डाला गया था और पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी इस छोटी सी बात को नोटिस नहीं कर पाया। लेकिन ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई थी। जेल में एक गार्ड को चाकू मारा गया और चाकू जेफ के सेल में छुपा दिया गया था और अब उस पर एक खतरनाक हथियार रखने का मुकदमा लगाया गया। 6 महीने और बीत जाते हैं और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जेफ से कहता है कि उसने जज कैलन से बात कर ली है, वो अगर ट्रायल डेट पर अपने आप को दोषी मान लेगा तो वो उसे छुड़वा देगा। पर इसके बाद जब ट्रायल डेट आती है तब जज कैलन गायब हो गया था और उसकी जगह फ्लेमिंग जज बनकर आया था। जेफ को इसका कुछ भी आइडिया नहीं था और वो अपने आप को दोषी मान लेता है। फ्लेमिंग को भी इस डील का भी कोई आइडिया नहीं था और वो जेफ को 5 साल की सज़ा सुना देता है। वो कहता है कि जेफ पिछले 1.5 साल से जेल में बंद है। मैंने जेफ को छुड़ाने के लिए फैक्ट्स के बेसिस पर एक रिपोर्ट बनाई थी, पर उसे फ्लेमिंग के सामने प्रेजेंट करने में मैं सिर्फ 3 दिन लेट हो गया था। फ्लेमिंग ने जैसे ही वो रिपोर्ट एक्सेप्ट करने से मना किया था तो मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे थप्पड़ मार दिया था। ये सुनकर गेल को भी फील होता है कि जुडिशियल सिस्टम में काफ़ी कमी है और ग्राउंड लेवल पे करप्शन पर एथिक्स कमेटी की नज़र नहीं जा रही है। आर्थर को इसके बाद राल्फ का रॉबरी केस हैंडल करने को मिलता है। राल्फ उसे बताता है कि वो बेकसूर है और ये पूरा काम उसके कज़न रॉयस ने किया है, वो बस उसके साथ उस कैब में बैठा हुआ था। आर्थर उससे प्रॉमिस करता है कि अगर वो सच बोल रहा है तो वो ज़रूर उसकी मदद करेगा और उसे जल्दी बेल पर बाहर करवा देगा। और इसके बाद अब कहानी में ट्विस्ट आता है जब आर्थर को उसके कलीग से मालूम चलता है कि जज फ्लेमिंग पर एक ली शेपर्ड नाम की लड़की ने रेप का केस फाइल किया है और फ्लेमिंग ने अपना केस लड़ने के लिए उसे चुना है। आर्थर को ये चीज़ कुछ समझ में नहीं आती और वो जाकर फ्लेमिंग से पूछता है कि जब हम दोनों एक दूसरे को नापसंद करते हैं तब मुझे इस केस के लिए क्यों चुना जा रहा है। फ्लेमिंग उसे बताता है कि ये भी एक पब्लिसिटी का तरीका है। मीडिया ने पहले ही हमारे किस्से को काफ़ी हवा दे दी थी और अब जब तुम ये केस लड़कर मुझे निर्दोष साबित करोगे तो लोगों का मुझ पर ज़्यादा ट्रस्ट होगा और वो मेरी और भी ज़्यादा इज्जत करेंगे। आर्थर इस केस को लड़ने से मना करके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात में जब वो गेल के साथ होता है तब रे उसके घर पर आता है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और अपसेट होता है क्योंकि उसने कुछ दिन पहले ये जानते हुए भी कि उसका एक क्लाइंट बहुत बड़ा कातिल है उसको मर्डर केस से बाहर निकाला था और आज उसने 2 मासूम बच्चों का खून कर दिया है। ये सुनकर रे के साथ आर्थर को भी काफ़ी दुख होता है। अब एक बार आर्थर जज रेफर्ड से मिलता है। रेफर्ड उसे समझाता है कि उसे फ्लेमिंग का केस लड़ना पड़ेगा, नहीं तो उसका करियर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा।
वो कहता है कि फ्लेमिंग के काफ़ी पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं और उन्हें इस बात की भी खबर है कि तुमने अपने एक क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन पुलिस को देकर उसे अरेस्ट करवाया था और अगर अब तुमने ये केस नहीं लड़ा तो वो उसके बेसिस पर तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा देंगे। आर्थर कहता है कि उसने ऐसा सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट की हरकतों की वजह से किया था क्योंकि वो हमेशा दूसरों की जान लेने की बात करता था। पर अभी आर्थर के पास फ्लेमिंग के केस को लड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है और वो इस केस के लिए मान जाता है। आर्थर इसके बाद जाकर दोबारा से फ्लेमिंग से मिलता है और उससे कहता है कि वो उसका केस लड़ने को तैयार है, पर उसे एक फेवर करना होगा, वो कैसे भी करके जेफ का केस रीओपन करवा दे। फ्लेमिंग इसके लिए हाँ तो नहीं बोलता है, पर इस पर सोचने के लिए कहता है। अब आर्थर को कहीं ना कहीं भरोसा था कि जेफ की मुश्किलें आसान हो गई हैं और वो खुद जेल जाकर जेफ से मिलता है। आर्थर जेफ के चेहरे पर काफ़ी चोट के निशान देखता है और जेफ उसको बताता है कि यहाँ उसे कुछ लोग परेशान करते हैं और उन्होंने आज मिलकर उसे काफ़ी ज़्यादा मारा है। वो अकेला उनसे फाइट नहीं कर सकता है और वो कैसे भी करके उसे यहाँ से बाहर निकाल ले। आर्थर उससे कहता है कि उसने फ्लेमिंग से बात कर ली और मैक्सिमम 3 हफ्तों के अंदर वो उसे वहाँ से बाहर निकाल लेगा। इसके बाद राल्फ के केस में आर्थर कोर्ट में अपनी दलीलें पेश करता है और उसकी बेल के लिए बात करता है, जिस पर जज उसे 15 दिनों के अंदर एक रिपोर्ट तैयार करके देने को कहते हैं। आर्थर इस बीच फ्लेमिंग से भी उसके रेप केस के बारे में पूछताछ करता है, जिस पर फ्लेमिंग कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। वो बस 1 से 2 बार उसके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हुआ था और हो सकता है कि उसके चले जाने के बाद उसके किसी संकी बॉयफ्रेंड ने उसको इस तरह मारा हो। आर्थर उसे लाई डिटेक्टर टेस्ट देने के लिए कहता है, जिसके लिए फ्लेमिंग तैयार हो जाता है। इसके बाद आर्थर को उसकी सेक्रेटरी इस केस में विक्टिम ली शेपर्ड की फोटोज दिखाती है और इस केस में गवाह बने उसके पड़ोसी रेज़लर के बारे में बताती है। आर्थर इसके बाद जाकर रेज़लर से पूछताछ करता है, जो उसे बताता है कि उस दिन ली के साथ फ्लेमिंग नहीं था, बल्कि उसने उसको किसी यंग लड़के के साथ देखा था और आर्थर को कहीं ना कहीं लगता है कि फ्लेमिंग बेकसूर है। इसके बाद कोर्ट में आर्थर को राल्फ की एडिटेड रिपोर्ट जज के सामने प्रेजेंट करनी होती है, पर उसी दिन जे कोर्ट के अंदर पंगा कर देता है। जे अब तक गिल्ट में रहकर मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था। वो कैफेटेरिया से काफ़ी सारी प्लेट्स इकट्ठा करके वहाँ पर लोगों के ऊपर फेंकने लगता है। यहाँ किसी तरह रेफर्ड के साथ मिलकर बाकी लोग जे को पकड़ लेते हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे होते हैं। आर्थर भी जे के साथ हॉस्पिटल जाने लगता है और राल्फ के केस की एडिटेड रिपोर्ट अपने कलीग वॉरेन को देकर कहता है कि तुम बस टाइम से जाकर ये जज के सामने प्रेजेंट कर देना, इसके बेसिस पर वो क्लाइंट को बेल दे देंगे। आर्थर के जाने के बाद वॉरेन राल्फ के केस को भूल जाता है और 2-3 घंटे लेट होने के बाद जज के सामने जाकर उसकी बनाई गई रिपोर्ट प्रेजेंट करता है, पर वॉरेन से यहाँ गलती हो जाती है और वो जज के सामने राल्फ की एडिटेड रिपोर्ट ना प्रेजेंट करके वही पुरानी रिपोर्ट दे देता है जो आर्थर ने पिछली बार जज को दिखाई थी। जज इस रिपोर्ट को देखते ही राल्फ को 3 साल की सज़ा सुना देता है और राल्फ को वहाँ से ले जाया जाता है। राल्फ के जाते ही वॉरेन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जज को एडिटेड रिपोर्ट दिखाता है, पर अब तक देर हो गई थी और जज इसे लेने से मना कर देता है। इसके बाद रात में आर्थर आकर वॉरेन पर अपना गुस्सा निकालता है। वो गुस्से में आकर उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ देता है क्योंकि आज वॉरेन की लापरवाही से राल्फ की जान चली गई है। वो उसे बताता है कि जेल में जाने के आधे घंटे बाद ही राल्फ ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। इसके कुछ टाइम बाद आर्थर जब जेफ से मिलने जाता है तो वो देखता है कि वहाँ जेफ को मारने के लिए उसके सेल के बाहर काफ़ी सारे पुलिस वाले तैनात होते हैं, क्योंकि जेफ 2 लोगों को हॉस्टेजेस बनाकर अपने सेल में गन लेकर बैठा होता है। आर्थर जेफ से बात करने के लिए उसकी परमिशन लेकर उसके सेल के अंदर जाता है। आर्थर उसे समझाता है कि ये सब करके तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हो और ये लोग तुम्हें जल्दी जान से मार देंगे। मेरी बात मानकर अपना गुस्सा शांत करो और तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने का काम मुझ पर छोड़ दो। जेफ उससे कहता है कि मेरे लिए यहाँ अब और रहना मुश्किल हो गया है और मैं मरना चाहता हूँ। यहाँ मेरा एक नहीं बल्कि काफ़ी बार रेप किया गया है और मुझे आए दिन मारा जाता है। आर्थर उसकी बात को समझता है और उसे समझाता है कि उसे बस थोड़ा सा टाइम और दे दे, वो ज़रूर उसे यहाँ से बाहर निकाल लेगा। अब जेफ को भी कहीं ना कहीं लगता है कि आर्थर की बात मान लेनी चाहिए और वो इसके लिए तैयार हो जाता है, पर तभी पीछे की बिल्डिंग में तैनात पुलिस के एक स्नाइपर उसे शूट करके उसे जान से मार देता है। ये देखकर आर्थर को काफ़ी दुख होता है और उसे ये पूरा जुडिशियल सिस्टम खराब लगने लगता है। इसके कुछ टाइम बाद आर्थर की मुलाकात उसके एक क्लाइंट कार्ल से होती है। कार्ल उसे फ्लेमिंग की कुछ पिक्चर्स दिखाता है जिसमें फ्लेमिंग एथिक्स कमेटी के डायरेक्टर के साथ होता है और वो दोनों प्रोस्टिट्यूट के साथ BDSM एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। आर्थर ये देखकर समझ जाता है कि क्यों एथिक्स कमेटी उसके पीछे पड़ी हुई है। आर्थर इसके बाद तुरंत जाकर ये फोटोज़ फ्लेमिंग को दिखाते हुए पूछता है कि क्या उसने वाकई उस लड़की का रेप किया था। फ्लेमिंग कहता है कि हाँ, मैंने ही उस लड़की का रेप किया था और उसे बुरी तरह मारा था। आर्थर उससे पूछता है अगर ऐसा है तो फिर वो लाई डिटेक्टर टेस्ट और चश्मदीद गवाह का क्या वो भी झूठे हैं। इस पर फ्लेमिंग कहता है कि वो सारी चीज़ें मेरे लिए मैनेज करी गई हैं ताकि ये केस मेरे फेवर में ही आए।
आर्थर को उसकी बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और इसके बाद वो सीधा कोर्ट में फ्लेमिंग के साथ उसके केस में बैठा होता है। यहाँ विक्टिम ली शेपर्ड भी बैठी होती है, जिसे देखकर फ्लेमिंग आर्थर से कहता है कि मुझे अगर दोबारा मौका मिले तो मैं इसका दोबारा से रेप करने को तैयार हूँ, क्योंकि ये वाकई बहुत मस्त है। और इसके बाद ही इस केस की सुनवाई शुरू हो जाती है। प्रोसिक्यूटर वकील अपनी दलीलें पेश करता है, पर उसके पास भी फ्लेमिंग के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होता है। इसके बाद आर्थर फ्लेमिंग के डिफेंस में केस लड़ता है, पर वो आज कुछ अलग ही मूड में था और किसी की भी परवाह नहीं करता है, फिर चाहे उसका करियर रहे या ना रहे। वो कहता है कि मेरे क्लाइंट फ्लेमिंग ने ही ली का रेप किया है और उसने अभी कुछ मिनट पहले मुझसे बोला है कि अगर उसे दोबारा मौका मिलेगा तो वो फिर से ली का रेप करने को तैयार है। ये सुनकर फ्लेमिंग के साथ कोर्ट में बैठा हर कोई शख्स हैरान हो जाता है। आर्थर कहता है कि फ्लेमिंग ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इस केस में झूठे गवाह और लाई डिटेक्टर टेस्ट का सहारा लिया है। आर्थर अब थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि कोर्ट के अंदर लड़ रहे दो वकीलों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन गिल्टी है और कौन इनोसेंट है, क्या सच है और क्या झूठ है, किसको जस्टिस मिलना चाहिए और किसको नहीं। उन्हें बस अपना केस जीतना होता है और उनके लिए सिर्फ जीत ही मायने रखती है। आर्थर यहाँ बोलते बोलते काफ़ी इंटेंस हो जाता है। जज ऑर्डर करता रहता है, पर आर्थर शांत नहीं होता है और वो यहाँ जज से लेकर प्रोसिक्यूशन वकील सबको अपने लपेटे में ले लेता है और उन पर बरस पड़ता है। इसके बाद यहाँ कुछ पुलिस वाले आर्थर को पकड़कर कोर्ट से बाहर ले जाने लगते हैं, पर उसने आज वही किया होता है जो उसे सही लगा था और फ्लेमिंग को इस केस के लिए दोषी मान लिया जाता है। आर्थर ने अपने बिना करियर की परवाह किए आज जस्टिस सर्व किया था, जिस बात से गेल भी वहाँ उससे बहुत ज़्यादा खुश होती है। मूवी के लास्ट सीन में आर्थर कोर्ट के बाहर स्टेयर्स पर बैठा होता है और अपनी आगे की लाइफ के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि अब उसके पास उसका लॉ का करियर नहीं रहेगा और जल्दी कुछ ना कुछ करके उसका लाइसेंस कैंसिल करवा दिया जाएगा। पर उसे अब इस बात की कोई भी फिक्र नहीं है और आज उसने जो भी किया है उसे वो बिल्कुल सही लगता है और इसी के साथ फिल्म की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। हमारे समाज में आर्थर जैसे बहुत से वकील हैं जो अपने क्लाइंट्स की जेन्युइनली केयर करते हैं और उनको जस्टिस दिलाना चाहते हैं, पर वो भी कहीं ना कहीं जुडिशल सिस्टम के इस करप्शन के आगे मजबूर हो जाते हैं और फिर उनके सामने भी दो चॉइसेस होती हैं, या तो वो ईमानदार रहें और या फिर सबके रंग में साथ रंग जाएं। और ये एक इंसान की इंडिविजुअल चॉइस पर डिपेंड करता है कि वो क्या चुनेगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलता हूँ आपसे एक ज़बरदस्त फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।